ये हो गया पॉप, ये गया। अब इसको एग्जीक्यूट करके इसको पॉप कर दिया उसने, ये पॉप हो गया, फिर ये पॉप हो गया, फिर ये पॉप हुआ, आखिरी में आया यहाँ पर, तो यहाँ पर आखिरी में 24 वैल्यू आएगी। तो अब समझेंगे स्टैक क्या होता है। स्टैक की अगर बात करूँ, स्टैक STAC तो ये एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, मतलब डेटा को रखने का तरीका एक पर्टिकुलर तरीके में अगर हम रखते हैं और निकालते हैं तो हम उसको बोलेंगे स्टैक। वो पर्टिकुलर तरीका क्या होता है, वो ऐसा कौन सा तरीका होता है जिस तरीके से अगर हम डेटा को रखें या निकालें तो हम उसे बोलेंगे कि ये स्टैक है। तो वो देखते हैं। तो देखो, जैसे मैं वो एग्जांपल लेता हूँ जो मैंने पहले बताया था, कॉपी वाला। बहुत सारी कॉपियाँ रखी हुई हैं, एक कॉपी, ठीक है, एक कॉपी के ऊपर बहुत सारी कॉपी रखी हुई हैं। तो असल में हुआ क्या, जैसे कॉपी है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है स्टैक को समझने के लिए। कैसे, देखो, जैसे हम कॉपी रखते हैं, जैसे तुम्हारे टीचर ने कॉपियाँ रखने के लिए बोला, तो पहली कॉपी जिस बच्चे ने रखी ये आ गई उसकी कॉपी, दूसरी कॉपी रखी उसके ऊपर आई दूसरी कॉपी, ध्यान देना, दूसरी कॉपी उसके ऊपर आई, तीसरी कॉपी उसके ऊपर रखी, चौथी कॉपी उसके ऊपर रखी, ऐसी 5 कॉपी रखी एक के ऊपर एक, ठीक है। अब अगर टीचर चेक करने बैठेगा तो टीचर क्या करेगा, सबसे ऊपर वाली कॉपी उठाएगा। ऐसे होता है ना, मतलब जो चीज़ हमने सबसे आखिरी में रखी वो चीज़ सबसे पहले बाहर निकल रही है। नहीं आई बात समझ में? देखो, एक चीज़ याद रखना, हम यहाँ पर अगर कोई बीच में कॉपी घुसेड़ रहा है, कोई यहाँ रख रहा है, तो फिर तब हमारा ये स्टैक नहीं कहलाएगा। स्टैक तब कहलाता है अगर जैसे हमने कोई चीज़ रखी, जैसे कोई है, फॉर एग्जांपल अभी कॉपी का एग्जांपल लेता हूँ, कॉपी एक है, उसके ऊपर अगली कॉपी रखेंगे, फिर उसके ऊपर अगली कॉपी रखेंगे, ऐसे करते करते हमने फाइल बना दिया कॉपी का, ठीक है। तो ये तो फाइल हो गया। अभी हम रख रहे हैं, मतलब हम डेटा स्टोर कर रहे हैं एक तरीके से, और जब निकालेंगे तो ऊपर से निकालेंगे बारी बारी। जैसे पहले निकाला तो ये कॉपी निकली, फिर ये कॉपी निकली, तो एक तरीके से जो आखिरी चीज़ सबसे आखिरी में आई वो सबसे पहले बाहर निकल रही है। बात समझ में आ रही? सबसे आखिरी में जो कॉपी आई, तो जब हम उसे उठाएंगे तो सबसे पहले वही निकलेगी ना। अब ऐसा नहीं कि हम बीच से निकाल रहे हैं नीचे से खींच रहे हैं, ऐसा नहीं भाई, फिर वो स्टैक निकल आएगा। स्टैक तब कहलाता है जब तुम रख रहे हो चीज़ को तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक आ रही रखते वक्त, और जब निकाल रहे हो तो सबसे ऊपर वाली पहले निकल रही, सबसे ऊपर वाली पहले निकल रही। इसको हम बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे आखिरी में अंदर गया वो सबसे पहले बाहर आ रहा है। सबसे आखिरी में जो कॉपी रखी वो सबसे पहले बाहर आएगी चेकिंग के लिए, या सबसे पहले जो उसे उठाएगा तो सबसे ऊपर वाली को उठाएगा जो सबसे आखिरी में रखी होगी। आ रही है ना बात समझ में? और जो सबसे पहले रखी होगी वो सबसे आखिरी में आएगी। तो इसलिए हम स्टैक को बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। और इसको जो हम ये तरीका है, इसको बोलते हैं स्टैक। अब याद रखना, अब इसमें कहीं बीच में घुसा रहे हो या बीच में से निकाल रहे हो तो फिर ये स्टैक नहीं कराएगा, फिर ये कुछ भी नहीं है, फिर तुमने ख़राब कर दिया फ्लो। तो स्टैक तभी होता है कि लास्ट की चीज़ सबसे आखिरी में उठ रही है और डेटा एक के ऊपर एक आ रहा है। अब हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रिकर्जन में जो बनता है हमारा, वो बनता है प्रोग्राम स्टैक। प्रोग्राम स्टैक। अब ध्यान से सुनना, जो पिछला क्वेश्चन था मैं उसी में बताऊंगा कि ये अंदर कैसे बन रहा होगा, फिर इसके बाद स्टैक ओवरफ्लो एरर है उसको भी समझेंगे। तो जैसे हमारा जो पिछला प्रोग्राम था तो उसमें एक स्टैक बना होगा अंदर, याद रखना रिकर्जन में एक प्रोग्राम स्टैक बनता है। तो जब भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो एक प्रोग्राम स्टैक बनता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि रिकर्जन में क्या हो रहा होगा, किस तरीके से काम हो रहा होगा हमारा इंटरनली। तो जैसे हमारा था, पिछली बार मैंने तुम्हें जब कोड बताया था तो एक रन मेथड था ना वहाँ, वॉइड रन, जिसके हमने अंदर एक इंट रिजल्ट करके बनाया था, रिजल्ट इक्वल टू कंप्यूट 4 ऐसा था, और यहाँ पर प्रिंट कर रहा था मैं रिजल्ट को, ठीक है। ये एक वॉइड रन करके मैंने मेथड बनाया था, फिर नीचे कंप्यूट करके मेथड था, वो भी है। तो फिलहाल यहाँ देखो, जब मैंने मेन मेथड से इसको कॉल किया था, मैं जो यहाँ समझा रहा हूँ, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें जो मैंने क्वेश्चन कराया था ना वो वाला, उसी को समझा रहा हूँ मैं यहाँ पर। उसमें स्टैक किस तरीके से बन रहा होगा तो उसको नोट कर लेना, अगर करा है नहीं करा है तो उसे कर लो, और फिर कॉपी में देख करके तब समझो, ठीक है ना। जिसने करा है तो बहुत अच्छी बात है। तो जब मेन मेथड ने सीधा कॉल करी इस रन मेथड को, ठीक है, जब वहाँ पर हम ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर रहे थे, तो जब इसको कॉल हुई तो सबसे पहले क्या हुआ, ये जो रन मेथड कॉल हुआ ये यहाँ पर आ जाएगा, जो रन मेथड है इससे वो स्टैक में डाल देगा। कौन? हमारा जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, जैसे रन मेथड हमने कॉल किया तो वो उसे उठा के एक स्टैक में डाल देगा सबसे नीचे, ठीक है। रन को डाल दिया तो यहाँ पर एक हुआ रन मेथड। रन मेथड के जितने उसके अंदर हमने वेरिएबल बनाए होते हैं उन सबको यहाँ पर देखो, इसको बोलते हैं फ्रेम। ये स्टैक है, ये स्टैक का एक फ्रेम हो गया, फ्रेम। ये पूरा एक बड़ा सा स्टैक है, स्टैक का छोटा पार्ट हो गया, ये हो गया फ्रेम।
तो ऐसे इसमें बहुत सारे फ्रेम होते हैं और हर फ्रेम में हर ऑब्जेक्ट को हमने हर जो मेथड को कॉल करी है वो रहता है, उसके साथ जितने वेरिएबल होते हैं उन सबको मेमोरी मिलती है, ठीक है। तो रन करके एक हमारा मेथड है, उसके अंदर एक रिज़ल्ट नाम का क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। रिज़ल्ट नाम का वेरिएबल है, तो एक ये भी होगा इसके अंदर, रिज़ल्ट नाम का वेरिएबल है। अब इसकी वैल्यू जो है वो हमें नहीं पता क्या है, क्योंकि यहाँ पर अभी तो फ़िलहाल रिज़ल्ट की वैल्यू जो है वो कंप्यूट 4 है, लेकिन हमें नहीं पता ना कंप्यूट 4 का है, वो तो जब सॉल्व होगा तब पता चलेगा। तो इसलिए रिज़ल्ट की वैल्यू जो है वो हमें नहीं पता है क्या है। तो इसलिए मैं यहाँ पर एक खाली बॉक्स बना देता हूँ कि भाई इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, जब आएगी हम यहाँ डाल देंगे, ठीक है ना। तो एक एम्प्टी बॉक्स है, हमें नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है। अब ये हुआ, उसके बाद यहाँ पर कॉल मारी इसने कंप्यूट 4 को। जैसे इसने कंप्यूट 4 को कॉल मारी तो कंप्यूट 4 एक मेथड है, जैसे उसको कॉल मारी उसको एक अपने आप उसके लिए अलग से यहाँ पर एक जगह मिल जाएगी, किसे, कंप्यूट को, जिसमें हमने वैल्यू क्या दे रखी 4। तो कंप्यूट 4 को कॉल पड़ी, ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा। अब कंप्यूटर में तुम्हें याद होगा जब हमने बनाया था ये पब्लिक इंट कंप्यूट, तो उसके ऊपर यहाँ पर हमने इंट n एक वेरिएबल बनाया था, ऐसा था ना, ये पब्लिक इंट कंप्यूट, उसके बाद इंट n, ठीक है, जिसकी डेफिनेशन बनाई थी हमने कंप्यूटर वाले मेथड की। तो वहाँ पर हमने एक इंट n एक वेरिएबल भी ले रखा था इसके डेफिनेशन में, जो था n। तो भाई उसको भी यहाँ पर स्पेस मिलेगा, तो n को भी यहाँ पर जगह मिलेगी, लेकिन n की वैल्यू क्या है हमें पता है क्या, हमें पता है क्या n की वैल्यू, हाँ, क्योंकि हम यहाँ 4 दे रहे हैं ना, तो ये 4 ही तो यहाँ आएगा। n की वैल्यू क्या हुई, n की वैल्यू हुई 4। तो मान लो जो इसके आगे इसकी वैल्यू है वो डब्बे में मैंने डाल दी, 4 हो गई। जैसी n की वैल्यू 4 हुई, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर एक एल्स कंडीशन भी तो थी इसमें, जहाँ पर हम क्या कर रहे थे, एल्स के अंदर रिटर्न कर रहे थे क्या, n इंटू कंप्यूट n-1, ठीक है ना, n इंटू कंप्यूट n-1 रिटर्न कर रहे थे। तो पहली बारी में ये वाली कंडीशन चली थी, हमें याद है। तो जैसे ये वाली चली फिर क्या होगा, फिर से क्योंकि एक मेथड को कॉल मार रहे हैं, फिर से क्या होगा, एक और फ्रेम बन जाएगा स्टैक में, कंप्यूट n-1 मतलब 4-1 मतलब 3, कंप्यूट 3 का। और जब कंप्यूट 3 का बनेगा फ्रेम, तो देखो फिर से इसको कॉल मार रहा है, फिर से यहाँ पर आएगा, तो फिर से यहाँ आएगा, तो एक उसका अपने आप एक वेरिएबल भी तो होगा ना, n नाम का वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। क्यों होगी भैया n की वैल्यू 3, क्योंकि इस बार जब हमने कंप्यूट को कॉल करा तो उसमें हमने n-1 करके वैल्यू थी, अच्छा n-1 करके जब वैल्यू थी तो ओरिजिनल वैल्यू 4 थी, 4-1 कितना हुआ, 3 हुआ। तो ऐसा बना कंप्यूट 3 मतलब कंप्यूट 3 को कॉल करो, कंप्यूट 3 कॉल हो रहा है, और 3 मतलब इस n की वैल्यू हो रही है 3, ठीक है, जो नई बार कॉल हो रहा है उसके लिए। ऐसा हुआ जब n जब ये वाला सॉल्व हो करने बैठेगा, फिर से वो फिर से एल्स वाला चलेगा, उसका फिर से फ्रेम बनेगा। इस बार कंप्यूट n-1 है तो 2 हो जाएगा, n की वैल्यू होगी 2। जब इसको सॉल्व करने बैठेगा, क्योंकि n की वैल्यू 2 है, तो फिर से एल्स वाला चलेगा, तो क्या बनेगा, कंप्यूट 1, क्योंकि 2 है तो ऊपर वाली जो बेस कंडीशन थी वो तो नहीं चलेगी, जो यहाँ पर लिखी थी हमने, वो इफ़ n इक्वल टू 1 वाली, वो तो चलने रही, वो तो चलेगी नहीं अभी, तो एल्स चलेगा। एल्स चलेगा तो क्या होगा, n की वैल्यू में फिर से 1 माइनस करेगा तो हो गया 1, और n की वैल्यू हुई कितनी, 1। अब आने वाला है ट्विस्ट, अब बताओ क्या होगा, अब क्या होगा फिर, अब वो कंप्यूट 1 के लिए चलेगा, ठीक है। तो कंप्यूट 1 के लिए जब वो चला तो नीचे आया, जब ये एग्जीक्यूट हुआ तो यहाँ देखा n इक्वल टू 1 है, तो क्या कर रहे थे हम, रिटर्न कर रहे थे क्या, 1 को, ठीक है ना। हम जब n की वैल्यू 1 थी तो हमने क्या करा था, हमने रिटर्न करा था 1। तो पीछे करके देख लेना, मैंने वो जो कोड लिखा था उसी की बात कर रहा हूँ। तो जब n की वैल्यू 1 थी तो हम 1 रिटर्न कर रहे थे। तो जब कंप्यूट 1 के लिए वो चला, जब कंप्यूट 1 वाले के लिए इन्वोक हुआ फिर से हमारा मेथड, तो क्या रिटर्न हो गया 1। तो जब ये रिटर्न हुआ 1, तो देखो सबसे पहले क्या करता है, वो इसको पॉप कर देता है। पॉप करना, देखो जैसे हम कॉपी उठाते हैं ना ऊपर से, तो स्टैक में अगर हम बात करें, जब ऊपर से चीज़ को निकालते हैं बार, तो हम बोलते हैं पॉप कर दिया, और जब ये अंदर आ रहे थे तो हम बोलते पुश। तो अभी तक ये पुश हो रहे थे, अब क्या होगा, पॉप होगा। पॉप मतलब ये उड़ गया, इसको उसने बाहर निकाल दिया, क्योंकि इसने 1 रिटर्न कर दिया, तो ये हो गया पॉप, ये गया।
तो ऊपर वाला जो फ्रेम था स्टैक का वो क्या हो गया, वो पॉप हो गया, ठीक है। तो इसको पॉप करने के बाद फिर क्या होगा, फिर वो आएगा इस पे जो सबसे ऊपर वाला था। देखो भाई तुम्हें मैंने भी कॉपी का एग्जांपल समझाया था, कॉपी एक के ऊपर एक रख रहे थे तो उठाएंगे तो सबसे ऊपर वाली उठेगी, इसलिए जब यहाँ पर हमने एक के ऊपर एक मेथड की कॉलिंग रखी, जो मेथड थे हमारे अलग अलग, है तो एक ही मेथड पर उसका अलग अलग वर्जन कह लो, जब वो 4 के लिए कॉल हो रहा था, जब 3 के लिए कॉल हो रहा था, मतलब अलग अलग टाइम पे हम, मतलब अलग अलग जब वैल्यू के लिए कॉल हो रहा था उनको हमने यहाँ पर एक तरीके से रख दिया है। और याद रखना ये अपनी अलग मेमोरी यूज़ कर रहा होगा, ये अपनी अलग, ये अपनी अलग, तो इतनी बार हमने कॉल करा तो अपनी बहुत सारी मेमोरी खा रहे होंगे, ठीक है ना, इसलिए ये मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम करता है। अब यहाँ पर देखो, जैसे उसके लिए वो हो गया कॉल, उसने 1 लौटाया तो उसने उसको पॉप कर दिया, उसके बाद 2 पे आएगा वो, अब क्योंकि उसने 1 रिटर्न कर दिया तो वैल्यू यहाँ पर आ गई होगी जो भी आनी थी। मैंने तुम्हें बता दिया था ना उस समय किस तरीके से हो रहा था, उसने 1 लौटाया होगा तो वो 1 वहाँ से रिटर्न करके फिर वो जहाँ पर जगह थी जहाँ पर कंप्यूटर 1 लिखा था वो वैल्यू वहाँ रिप्लेस हो जाएगी। जैसे मैंने तुम्हें पिछले में पूरा फ्लो समझाया, मतलब हो किस तरीके से रहा होगा, तो उस तरीके से ये इंटरनली की बात बता रहा हूँ, अंदर क्या होता है। तो उसने उसको पॉप कर दिया, जो वैल्यू रिटर्न करनी थी वो कर दी, मतलब उसका काम हो गया, वो पॉप हो गया। फिर अब इस पर आता है, अब क्योंकि वो पॉप हो गया तो अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो मतलब हमें अभी तक दिक्कत क्यों आ रही थी, बार बार कॉल होने में लगी हुई थी ना, तो अब तो जो आखिरी कॉल होगी थी वो होगी, उसने वैल्यू लौटा दी जो लौटानी थी, रिटर्न कर दी। अब इस पर आएगा, अब इसको एग्जीक्यूट करके इसको पॉप कर दिया उसने, ये पॉप हो गया, फिर इस पर आया, फिर ये पॉप हो गया, फिर 4th वाले पे आया, फिर ये पॉप हुआ, आखिरी में आया यहाँ पर। अब आखिरी में क्योंकि अब ये सब सॉल्व हो चुके हैं तो हमें अब मिल जाएगी जो वैल्यू है रिजल्ट की, जो भी क्या आ रही थी हमारी 24 आई थी, तो यहाँ पर आखिरी में 24 वैल्यू आएगी, फिर आखिरी में वो इसको भी पॉप कर देगा, ठीक है। तो वो आखिरी वाला 4 वाला भी उसने पॉप किया। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा जो रन वाला था मेथड यहाँ पर, और यहाँ पर रिज़ल्ट वाला था, रिज़ल्ट जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता थी, ठीक है। तो होगा यूँ, जब उस वाले को उसने पॉप किया उसके बाद फिर रन पे आया तब रन को एग्जीक्यूट करेगा, तो रन को एग्जीक्यूट किया तो अब हमारे रिजल्ट में जो वैल्यू आनी थी जो क्या थी 24 वो आ चुकी है। उसके बाद फिर इसको भी पॉप कर देगा। अब इसका काम हो गया, अब अंदर कुछ भी नहीं बचा है, पूरा प्रोग्राम का स्टैक खाली हो गया है। अब हमारा जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है उसको वो रोक देगा, अब वो मतलब हमारा पूरा प्रोग्राम चल चुका है, ठीक है। यहाँ तक तो हमने देखा कि भाई किस तरीके से स्टैक में हमारा काम हो रहा होता है, किस तरीके से एक के ऊपर एक फ्रेम आते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक होता है कॉन्सेप्ट स्टैक ओवरफ्लो एरर। तो ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है, नाम है उसका स्टैक ओवरफ्लो एरर। अब ये कब आता है, जब हमारा ये जो प्रोग्राम स्टैक है ये पूरा भर जाता है। अब ये कब होगा, ये तभी होगा ना जब हमारा बार बार रिकर्जन चलता जाएगा और हमने बेस केस नहीं दिया होगा। तो याद रखें जब हम बेस केस देना भूल जाते हैं ना तो इसके बाद क्या होगा, इस पर जो प्रोग्राम स्टैक है इसमें एक के बाद एक फ्रेम आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा। अब ऐसा चलता जाएगा तो हमारी तो पूरी रैम भर जाएगी और उसमें कुछ क्रिटिकल और काम की एप्लीकेशन होंगी जिनको बंद होना पड़ सकता है, जिन पर इफेक्ट पड़ सकता है। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है, वो ऐसी मुसीबत ना आए, वो क्या करता है, वो इसको रोक देता है एक पर्टिकुलर लिमिट में कि भाई इतने से अगर ज़्यादा तुम्हारे स्टैक में इससे ज़्यादा फ्रेम हो गए या इससे ज़्यादा वो एक्सीड कर गया तो वो उसको रोक देगा ताकि बाकी प्रोग्राम्स को कोई दिक्कत ना हो। तो उस समय जब वो इसको ज़बरदस्ती रोकता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, या उस समय क्या आता है कि एक्सेप्शन आता है जिसको हम बोलते हैं स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन। तो जब भी कभी तुम्हें स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन दिखे जब तुम बना रहे होगे प्रोग्राम, ठीक है, स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन, ठीक है, तो ये स्टैक ओवरफ्लो एरर, ठीक है, स्टैक ओवरफ्लो एरर जब तुम्हें दिखे होता है एक्सेप्शन है, नाम है इसका स्टैक ओवरफ्लो एरर। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जब ज़बरदस्ती तुम्हारा प्रोग्राम रोक देता है क्योंकि तुम एक लिमिट क्रॉस कर जाते हो, बहुत ज़्यादा जो तुम्हारे वो फ्रेम बन जाते हैं, ठीक है, वो एक लिमिट क्रॉस कर जाता है कि इसके बाद फिर वो खुद रोकता है उसको। तो तब हमारा आता है स्टैक ओवरफ्लो एरर जो एक एक्सेप्शन होता है। और इस जब ये आता है तो तुम समझ जाना कि क्या हो रहा है, तुम्हारा जो बेस केस है या तो तुम बेस केस लगाना भूल गए हो जिस कारण से तुम्हारा जो फंक्शन है वो बार बार अपने आप को कॉल करता जा रहा है और मेमोरी बहुत ज़्यादा खा के बैठ गया है, ठीक है। तो तब आता है हमारा स्टैक ओवरफ्लो एरर। तो ये पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कोई 1-2 मार्क्स में पूछ लेते हैं कि भाई ये होता क्या है स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन, या बार बार जब हमारा जब हम बेस केस लगाना भूल जाते हैं तो क्या होता है, तो ये होता है एक एक्सेप्शन आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है वो बार बार अपने आप को कॉल कर रहा होता है जिस कारण हमारा पूरा प्रोग्राम स्टैक है, जो हमारा स्टैक है वो भर जाता है। तो ये है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो रिकर्जन में तुम्हें पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अब सुनो, अगली वीडियो में मैं तुम्हारे लिए जो रिकर्जन से रिलेटेड प्रोग्राम है, जैसे फैक्टोरियल है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र वाला है, GCD वाला है, बाइनरी सर्च है और बहुत सारे जो और क्वेश्चन भी आते हैं वो करवाऊंगा तुम्हें मैं आगे और वीडियो में रिकर्जन से रिलेटेड। फिलहाल जो इस वीडियो में मैंने तुम्हें समझाया उनको पढ़ लेना, उनकी प्रैक्टिस करना, अपने आप से खुद क्वेश्चन ट्राई करना, और कुछ डाउट रहता है तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। कुछ
कुछ भी डाउट होता तो। और उम्मीद है मुझे वीडियो तुम्हें अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट भी कर देना, मुझे बता देना कैसी लगी वीडियो, मैं तुम्हारी कमेंट पढ़ता हूँ। और जल्दी मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।